शुरू कर रहे हैं क्लास। चलिए ठीक है कि कितना देर बतिया लेना तो बहुत निकल जाता, बतिया नहीं। सुनिए बात मेरी। तो अर्जुन इस एडमिशन लिए द्रोणाचार्य के स्कूल में। तो पुराना बैच का फेयरवेल था, तो लोग खाना पीना हो रहा था। आज का फेयरवेल क्या है? डांस होता है ना। अब बिहार में तो बंद है, बाहरी क्षेत्र में स्कूल के अंदर अलग चलेगा पार्टी, कॉलेज के अंदर फेयरवेल पार्टी, और फिर बाहर में एक अलग चलेगा फुल नाइट पार्टी, और उसमें लोग एकदम टूल हो जाएंगे। ये कौन सी पार्टी है गुरु? अजीब तरह मतलब माहौल बना दिया सबने। तो भैया खाना उना हुआ, खाना परोसा गया, सभी पुराने बच्चों को जो जाने वाले थे। खिला कौन रहा था? नया नया जो ज्वाइन किया था बच्चा, वो खिला रहा था। खा कौन रहा था? जाने वाला, फेयरवेल वाला। उसी समय हवा आया और सारा दीपक बुझा दिया। लाइट, ट्यूबलाइट ना था उस समय जी, दिया होता होगा, सारा बुझ गया। लाइट 10 मिनट 20 मिनट लग गया लाइट जलाने में। लाइट जब जला दोबारा तो सब लोग खा चुके थे, पूरा खाना खत्म। तो अर्जुन बेचारा आश्चर्य में पड़ गया कि यार ये तो गजब हो गया, खाने का एक दाना भी पत्तल के अंदर नहीं है, इधर उधर गिरा भी नहीं है, सब अच्छे से खा लिए। तो द्रोणाचार्य से पूछ ले कि गुरुजी ये कैसे हुआ, संभव कैसे है कि लोग खा लिए अंधेरे में, दम अमावस्या की रात में कैसे खा लिए लोग? तो फिर द्रोणाचार्य ने यही बात कहा कि इसी पत्तल में इसी जगह पर हजारों बार इन लोगों ने खाया है, इसलिए इतनी बार खा लिया कि अब अंधेरे में भी हाथ अगर जाएगा तो वहीं जाएगा। जिससे आप अभ्यास है, किताब कहाँ रखा है आपका, रोज वहीं से किताब निकालते हैं आप। तो जब लाइट चली जाती है और तब भी कोई चीज़ मांगा जाता है तो सीधे आप जाते हैं, उठाते हैं, लाके दे देते हैं, और वही चीज़ निकलता है जो आप जल लेने गए थे। ऐसा नहीं कुछ और चीज़ लेके चले आए, वही किताब निकाल के लाते हैं आप अंधेरे में भी, जो किताब वहां से मांगी गई थी। ये अभ्यास का चीज होता है। तो डेली 100 MCQ माला बनाइए कि MCQ का माला 100 MCQ लगाना है तो लगाना है रोज। प्रीलिम 100 पर, चूंकि पीटी निकालना अब टेढ़ी खीर हो गया, अब सीधी खीर नहीं रहा प्रीलिम। रखिएगा आप, रखिए नहीं, प्रीलिम जो है अब सीधी खीर नहीं रहा, टेढ़ी खीर। अगर आपको लगता है सीधी खीर तो बने रहिए 17वीं में भी, 71वीं में भी, 72वीं में भी। अंतिम में पूछिएगा सर पीटी ये नहीं हो पा रहा है 2 नंबर से, क्या करे सर, समझ नहीं आता है, यही कहिएगा एकदम कंफर्म। हम हमारे पास आता है ना केस, यही बोलते हुए सर 2 नंबर से रुक जा रहा है हर बार, क्या करें, यही वाला करना था जो नहीं किया तुमने। ठीक है, तो 100 MCQ मिसलेनियस, जिसमें 10 गो हिस्ट्रियो रहे, 10 गो पॉलिटियो रहे, 10 गो इकोनॉमियो रहे से, और जो बताया हूँ ये सब किताब एकदम चार्ट पहुंच जाइए। आई करने के लिए अगर इतना करेंगे तो आपके पास फालतू समय नहीं है। अगर लगता है कि आपके पास बहुत समय है, हम कुछ और भी कर लेंगे तब भी ये हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। आपका 71वीं में जाना तय है, 71वीं और टफ होगा, 72वीं और टफ होगा। अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे, कंपटीशन घटता नहीं है, हर साल बढ़ जाता है। तो चलिए, प्रवाल भित्ति हम पढ़ाए थे, कुछ कुछ बताए थे उसके बारे में। तो लिखिए प्रवाल भित्ति से संबंधित शर्तें। इस अच्छा आदमी है, समय पर ला दिया ठंडी में, अलग धूप निकलने वाला है ना, निकलने वाला है। प्रवाल भित्ति कंडीशन फॉर ओरिजिनेटिंग कोरल रीफ। चाय पियेंगे आप लोग? मंगवाया जाए चाय? देखिए जी सर चला गया। यही सब। अजय जी क्या बोलते हैं उसको, 5 गो चाय वाला क्या बोलते हैं? अजय जी बोलते 5 गो चाय, अगर चाय नहीं मंगवाना है, पिलवाना है, कोई आ गया गेस्ट नहीं पिलवाना है तो घर पे बोलेंगे उनके सामने कि चाय ले आइए, पर मना भी कर देंगे, 5 गो चाय मन नहीं लाना है। सामने लोग सोचा चाय आ रहा है, अपने 1 घंटा बाद कहीं सर जा रहे हैं, ठीक है जाइए। तो अजय तो बोलते हैं तो आ रहा है, बैठिए ना, कहे घबराते हैं, कभी चाय नहीं पिए हैं आप? न तो वो गेस्ट दोबारा बोलेगा ही नहीं। नहीं हमारा नहीं है, जय जी बताए थे कि हमारे यहाँ से चाय मंगवाना है, 5 गो चाय नहीं लाना है।
सही उपाय नहीं। देखिए पहला शर्त लिखिए, तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर। टेम्परेचर तापमान तापमान लिखिए डैश दे करके 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। धूप तो बहुत तेज निकला है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस माने जहां पर कोरल रीफ की उत्पत्ति होनी है ना, कोरल की उत्पत्ति जहां होनी है वहां तापमान कितना होना चाहिए, 20 से 25। अगला लिखिए गहराई, डेप्थ, पानी की गहराई कितनी होनी चाहिए। गहराई, ठंड ज्यादा लग रहा है गहराई लिखिए 50 से 200 मीटर। 50 से 200 मीटर गहराई। अब लिखिए लवणता, जानते हो, सुनो मेरी बात, एकदम सुनो मेरी बात थोड़ी सी तब लिखना। एकदम साफ पानी भी नहीं चाहिए। एकदम साफ पानी का मतलब, एकदम साफ पानी मतलब केवल पानी, ऐसा भी नहीं चाहिए। और ना एकदम गंदा पानी चाहिए। क्या चाहिए, केवल नमक मिला होना चाहिए उस पानी में। माने बिना, माने खारा पानी चाहिए, नमक वाला पानी चाहिए, और नमक भी एक लिमिट में चाहिए। तो कितना नमक चाहिए, लिखिए लवणता 27 ग्राम से देखो ऐसे लिखो, लवणता 27 ग्राम प्रति 1000 ग्राम से लेकर 40 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के बीच। अरे 1000 ग्राम में 1000 ग्राम पानी है ना, पानी को तौल दीजिए, लीटर में मत लीजिए। 1000 ग्राम पानी में कितना नमक होना चाहिए, 27 ग्राम और 40 ग्राम, इसके बीच में नमक होना चाहिए। एकदम गंदा पानी भी नहीं होना चाहिए, एकदम साफ पानी भी नहीं होना चाहिए, नमक मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लिखिए समतल सतह। चौथे नंबर पर लिखिए समतल सतह होना चाहिए, फ्लैट सरफेस। उबड़ खाबड़ या ढालू सरफेस नहीं होना चाहिए। फ्लैट सरफेस होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, मतलब समतल। उबड़ खाबड़ रहेगा तो कोरल का उत्पत्ति नहीं होगा। तो ये 4 मेन कंडीशन है जहां पर कोरल की उत्पत्ति, चारों में चारों जहां रहेगा कोरल की उत्पत्ति वहीं होगी। कोई एक भी कम रहेगा तो वहां कोरल की उत्पत्ति नहीं होगी। क्लियर है। अब सुनिए, लैगून की जो गहराई है, लैगून समझ गए थे कल पिछली क्लास में जब बताया था, लैगून समझे थे। अब किसी को पता नहीं है, सब ऐसे सोच रहे हैं जैसे लग रहा है कभी पढ़े ही नहीं है। लैगून बताए थे पिछले क्लास में, हैं? क्या बताए थे बताओ। जब समुद्र तट के किनारे कोरल का जमाव हो जाए तो कोरल के जमाव होने से जो दीवार बन जाएगा और उससे झील जैसा आकृति बन जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, लैगून बोलते हैं। और कयाल भी बताए थे पिछली बार कि जब समुद्र की लहरें समुद्र के तट को काट दें और काटने के बाद उस कटाव वाले में पानी जमा हो जाए तो उसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। सब एग्जाम्पल देकर बताए, कॉपी ना पलटते हैं एकदम से। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, इतना लेक्चर देते हैं आके, इतना मोटिवेट करते हैं, इसे पढ़िए वैसे पढ़िए। नहीं पता आपको कि 3-4 साल बाद क्या दुर्गति होने वाली है आपकी। गार्जियन की तरफ से, समाज की तरफ से, खुद मेंटली टॉर्चर रहेंगे आप। फिर कहेंगे कि यार मैं तो बीएड भी नहीं की, तो मास्टरे बन जाती, मास्टरे बन जाता। भाई आप लोग वक्त को समझ नहीं पा रहे हैं। वक्त कितना क्रूशियल चल रहा है रोजगार को लेकर। अकेला बिहार राज्य है जो इतना रोजगार दिया है। और राज्य में जाइए क्या स्थिति चल रहा है अभी। झारखंड देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी जनसंख्या, अब वैकेंसी के नाम पे 100 को निकलता है हर साल पीसीएस में वैकेंसी। अब मास्टर की वैकेंसी 5-7 साल पहले आया था। मिला है मौका, निकाल लीजिए ना। तो फिर कब किसका सरकार बदल जाए, अब वैकेंसी के लिए दर दर फिर निकलता रहेगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आ गई तो सोचिए लीजिए कि सरकारी नौकरी मिलेगा आपको, प्राइवेट में कहीं लग जाए अलग बात है। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, दुरुस्त है, लेकिन अगर अड़ोस पड़ोस के राज्य को जाकर आप देख लीजिए क्या स्थिति उनकी है। इसलिए मैं बोलता हूँ, पूछता हूँ तो आप लोग मुंह देखते हैं मेरा, कभी पढ़ाया नहीं है।
नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर बात बता दीजिए। खाली झोला ढोके स्कूल आ रहे हैं, खाली कोचिंग आ रहे हैं, उठाए झोला उठा के चले, है ना गाना रामचंद्र रे कौन गाना था, रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन वाला फिल्म था, जो कोई फिल्म था मुझे याद नहीं आ रहा है, बंटी बबली। तो बंटी बबली वाला हालत आप लोग का हो गया है। बंटी बबली की तरफ सुबह सुबह टोपा पहनते हैं, क्लास आ जाते हैं। अपने मम्मी पापा सबका नंबर दे दीजिएगा हमको, शाम में जाएंगे बैठ के बतियाएंगे, है ना। अब यहाँ कंप्लेन से काम नहीं चलेगा, खाना बंद करवाने से, अब घर पे खाना पड़ेगा, खर्चा बंद करवाना पड़ेगा। चलिए हो गया जी। तो सुनो, लैगून की जहां तक लैगून रहेगा, लैगून की गहराई जहां तक होगी दीवार भी वहीं तक होगा। तो लैगून की गहराई और कहाँ बना है इसके आधार पर हम प्रवाल भित्ति को 3 भागों में बांटते हैं। तो लिख लीजिए, लैगून की गहराई अब बनने के स्थान, अंग्रेजी बोलेंगे, लैगून की गहराई अब बनने के स्थान के आधार पर प्रवाल भित्ति को 3 प्रकारों में बांटते हैं। बोलेंगे अंग्रेजी, 3 भागों में बांटते हैं। लैगून की गहराई अब बनने के स्थान के आधार पर प्रवाल भित्ति को 3 भागों में बांटते हैं। बनने के स्थान के आधार पर प्रवाल भित्ति को 3 भागों, अंग्रेजी बोलेंगे जी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन प्लेस एंड डेप्थ ऑफ लैगून, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन प्लेस एंड डेप्थ ऑफ लैगून देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। बनने के स्थान तथा लैगून की गहराई के आधार पर प्रवाल भित्ति 3 प्रकार का होता है। प्रवाल भित्ति 3 प्रकार का होता है। हो गया जी। अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ लैगून एंड फॉर्मेशन प्लेस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ। लिखिए पहला, लिखिए पहला लिखो, तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति अंग्रेजी में लिखिए फ्रिंजिंग रीफ। तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंजिंग रीफ या कोस्टल रीफ भी लिख सकते हैं आप, कोस्टल रीफ। हो गया। दूसरा लिखिए अवरोधक प्रवाल भित्ति। समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना? एनर्जेटिक रहना है, थोड़ा सुस्त नहीं रहना है। जो आप लोग की अवस्था है, इस अवस्था में इंसान को कूदते रहना चाहिए। नहीं कोई कमेंट करे कि पैर तो टिकता ही नहीं एक जगह इसका, अभी यहाँ देखो तो कभी इनकम टैक्स देखो, हाँ घूमते रहना है। मैंने क्लास के बाहर में अपने कमरे में जहाँ पढ़ते हैं टहल टहल के पढ़ना है, बोल बोल के पढ़ना है ना। हाँ कोई सोया हुआ है उसको एक थप्पड़ मार के जगाना है, बोला सुनो भी पढ़े, सुनो हमसे। हाँ कोई कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, आप बैठते हैं थोड़ा सा शयन निद्रा में, शयन मुद्रा में भी आ जाते हैं आप। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए क्या, हाँ तीसरा लिखिए, पहले दूसरा लिख दिए ना, अवरोधक प्रवाल भित्ति बैरियर रीफ, और तीसरा लिखिए एटॉल वलयाकार प्रवाल भित्ति। वलयाकार प्रवाल भित्ति यानी एटॉल। हो गया। अब पहले हेडिंग डाल दो तटीय प्रवाल भित्ति। किसको बोलेंगे? नामे से लग रहा है तटीय प्रवाल भित्ति से क्या लग रहा है, सुनो ध्यान से, क्या लग रहा है? ऐसा प्रवाल भित्ति जो तट के पास बनेगा। लिखिए इट फॉर्म्स नियर कोस्ट, इसका निर्माण तट के नजदीक होता है। इट फॉर्म्स नियर कोस्ट, इसका निर्माण तट के नजदीक होता है। इट फॉर्म्स नियर कोस्ट, इसका निर्माण तट के नजदीक होता है। लिख लिए। इसमें लैगून की गहराई 200 मीटर तक होती है। इसमें लैगून की गहराई, डेप्थ ऑफ लैगून 50 से 200 मीटर। हाँ
60 to 80 मतलब 50 से 200 मीटर तक जाता है, कोई एक फिक्स गहराई नहीं होती उसकी। 60 to 80 भी है, 100 भी है, कुछ लेगून में जाएगा 200 मीटर तक भी मिलता है, जैसे सोलोमन रीफ तटीय प्रवाल भित्ति को उसका 250 मीटर तक गहराई उसका है। ये बताएंगे कौन? डार्विन आएंगे तब बताएंगे आखिर इतनी गहराई में तटीय प्रवाल भित्ति कैसे मिलता है, अभी नहीं पता चलेगा आपको। ठीक है, 50 से 200 मीटर तक मिलता है। लिख लिए, अगला लिखिए। अब लिखो बेस्ट एग्जाम्पल सोलोमन रीफ, बेस्ट एग्जाम्पल सोलोमन रीफ। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 3 पॉइंट लिखेंगे। बेस्ट एग्जाम्पल सोलोमन रीफ, सोलोमन प्रवाल भित्ति। हो गया। अब लिखिए बैरियर रीफ। अब लिखो बैरियर रीफ। नाम सुना है? बैरियर रीफ नाम सुना है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। तो लिखो लिखो, इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम कोस्ट। इसका निर्माण तट से दूर होता है। इसका निर्माण तट से, इट फॉर्म्स फार अवे माने दूर, फ्रॉम कोस्ट, इट फॉर्म्स फार अवे फ्रॉम कोस्ट। इसका निर्माण तट से दूर होता है। डेप्थ ऑफ लेगून लिखो, इसमें लेगून की गहराई, लेगून की गहराई लिखिए 300 मीटर से भी अधिक होता है। 300 मीटर से भी अधिक होता है, या 300 मीटर तक भी लिख सकते हैं। हो गया। अब लिखिए बेस्ट एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? ग्रेट बैरियर रीफ। बेस्ट एग्जाम्पल में लिखिए सबसे अच्छा उदाहरण इसका ग्रेट बैरियर रीफ। हिंदियों में लिखिए ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। ये कहाँ है जी? ऑस्ट्रेलिया के। ये कहाँ है गुरु? बताओ जल्दी, पुराने बच्चों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है बताओ? ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट, पूर्वी में तो है, ये है नॉर्थ ईस्ट में। कितनी लंबाई है? 1930 किलोमीटर। लिखिए ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई 1930 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, नॉर्थ ईस्ट में है। लंबाई कितनी है? 1930 किलोमीटर। सोचिए, माइक्रो ऑर्गन्स, छोटे छोटे सूक्ष्मजीव जमा होते होते इतनी लंबी दीवार का निर्माण कर दिया। कितना टाइम लगा होगा बनने में, इंसान उसको एक पल में खत्म करने में तुला हुआ है। जो प्रकृति ने हजारों लाखों सालों में बना के हमको दिया, उसे हम 1 सेकंड में बर्बाद करने पर तुले हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपनी शौकीनी के लिए। नहीं जी, नेचर को सुधारने की जरूरत नहीं है, आप खुद को सुधार लीजिए, नेचर अपने आप सुधर जाएगा। जो कोरोना काल में पॉल्यूशन लेवल कितना कम हो गया था, कोरोना वायरस के काल में जो लॉकडाउन हुआ तो पॉल्यूशन लेवल बहुत नीचे गिर गया। अच्छा हो गया, मतलब अच्छा हो गया पॉल्यूशन का लेवल, मैंने सांस लेने की हवा आ गई। और फिर जैसे शुरू हुआ कोरोना काल में, कहते हैं कि लोग बहुत गरीब हुए और कुछ लोग खाली अमीरे हुए। कोरोना काल में बड़े लोग बहुत बड़े हो गए और गरीब और गरीब हो गया। छोटे व्यापारी दुकान बंद हो गया, लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद, और दवा कारोबारी टॉप पे चले गए। उसको कौन नहीं, बनिया भी कहाँ, छोटे छोटे दुकान कहाँ बढ़ पाए। किराना दुकान, मोदी जी ना होते तो भी बंद हो जाता। बोले लोकल को वोकल बनाइए, मतलब जो आप आसपास की दुकान है ना वहीं से खरीदिए सामान। इससे क्या होगा? कोरोना फैलेगा भी नहीं, अगर फैला है तो आपके गांव में फैल के रह जाएगा। दुकान वालों को आप दे दीजिए तो दुकान वाला आपको दे देगा। चलिए 1930 किलोमीटर लिखिए। ग्रेट बैरियर रीफ लिख लो। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन वर्ल्ड। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। कोरोना का डर ऐसा था कि लोग अंतिम संस्कार में भी नहीं जाते थे, हॉस्पिटल वाले ले जाते थे उनको पीपीटी में बंद करके वहां। ये मतलब किट नहीं आता था वो, उसी में बंद करके ले गए। घर के लोग घरे में रह गए। सोचिए कितना अपनापन है। संबंधों का पता तो कोरोना में चला, कौन कितना संबंधी है।
जान है तो जहान है, ये को तो मरिए रहा, मरने दो आराम से। इतना जानने वाले लोग, हर इंसान के कोई ना कोई जानने वाला एक आदमी पिछला कोरोना में जो सेकेंड फेज था उसमें गया, कोई ना कोई एक आदमी, हमरो जानने में 2 आदमी गया, हमारे साथ एक पढ़ाते थे टीचर, वो भी गए, घबरा के गया लोग। कोरोना में कोई कोरोना से नहीं मरा है, बदा के मरा है, तनी सा सांस लेने में दिक्कत हुआ, छटपटाने लगे, हार्ट अटैक हो गया। हम एक ऑटो वाला सीखे, ऑटो वाला बोला कि भैया कैसे लोग ऑक्सीजन से मर जाता है, हम तो बिल्कुल ना मरे, दूसरा का ऑक्सीजन छीन ले, हम ही कैसे कर लेगा तुम। बोला भैया हम चोरी करते थे बचपन में, सब हम ऑटो चला रहे हैं, बात अलग है, चोरी करते थे, पुलिस हमको खदेड़ने लगा, कूद गए तालाब में गांव के, और डुबकी लगा के 20 मिनट तक बैठल रह गए अंदर, पुलिस गया तब निकले बाहर, 20 मिनट तक सांस रोक लिए थे। बड़े बाप, हम भैया हमको, हम मौत के, हम तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला काम कर दिया गुरु। तक से वापस नहीं, डॉक्टर को बोलता है ना, जाओगे वापस आने गारंटी हमारी नहीं है गुरु। हो गया, चलिए अब लिखे वलयाकार प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्ति, वलयाकार प्रवाल भित्ति लिखिए। इसका निर्माण द्वीप के चारों तरफ होता है। इट फॉर्म्स सराउंडिंग आइलैंड, इट फॉर्म्स सराउंडिंग आइलैंड, इसका निर्माण द्वीप के चारों तरफ होता है, तब ना गोल बनेगा, वलयाकार बनेगा, घोड़े के नाल का आकार का होता है ये। इसका निर्माण द्वीप के चारों ओर होता है। इट फॉर्म्स सराउंडिंग आइलैंड, लिख लिए। इसमें लैगून की गहराई 1000 मीटर तक होती है। इसमें लैगून की गहराई 1000 मीटर तक होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है जी, बोलो बोलो जी। लक्षद्वीप अभी चर्चा में है, नहीं, प्रधानमंत्री चले गए लक्षद्वीप, ये मोदी जी जहां जाते हैं पता नहीं उससे लोगों को क्या प्रॉब्लम है। लक्षद्वीप गए तो मालदीव के 3 मंत्री, सांसद नहीं मंत्री, कमेंट कर दिया कि मोदी जी गए हैं लक्षद्वीप को मालदीव से कंपटीशन कराने। कुछ नहीं है लक्षद्वीप में, ये मालदीव में, सॉरी लक्षद्वीप में कुछ नहीं है। तो भारत के लोग पूरा कमेंट वमेंट किए, कोई नहीं जाएगा यात्रा करने, सारे टूरिस्ट तो इंडिया के वहाँ रहते हैं। मालदीव का पूरा इकोनॉमी टूरिस्ट से आता है, पता आपको, मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म का सबसे ज़्यादा है। अब सबसे ज़्यादा टूरिज्म वहाँ करने कौन जाता है, इंडिया। क्या मन में बैठा है कि सबसे सस्ता विदेश यात्रा मालदीव का है, नेपाल के बाद सबसे सस्ता मालदीव। 1.5-2 लाख रुपया खर्च कीजिए, 2 लाख रुपया में 6 नाइट 6 डे पूरा आराम से घूम घाम के आइए, 2 लाख 2.5 लाख में। अब भारत के लोग अगर मालदीव नहीं गए तो क्या होगा, इकोनॉमी डंप। तभी ना 3 मंत्री को निकाल दिया उन्होंने, बर्खास्त, कोई माफी ताफी नहीं, ताकि कहीं भारत के लोग आना बंद न कर दें। बड़ी उछल रहे थे मोहम्मद मोयूजू कि इंडिया के अपना सैनिक वापस ले जाओ, हमारा दोस्त चीन है। अच्छा, चीने के लोग आएंगे घूमने, उन्हीं से घुमवाना, पैसा कमाना, आओ मऊचाऊ करेंगे। श्रीलंका को बेचिए दिया चीन, अब तुम ही बिकना बाकी हो। तुम्हारा जैसा देश को तो चीन चबा जाएगा इसे ही से, कुछ नहीं कर पाओगे। अब फिर मदद अंत में इंडिया करेगा तुमको। सही बात है, ये लोगों को समझ में नहीं आता क्या सोचता है सब। सही बात है ना। तब अब मोदी जी हैं, जैसे को तैसा वाला जवाब पड़ता है यहाँ। अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले चीन की यात्रा की है। जितने प्रधानमंत्री, भारत का नियम रहा, पहला यात्रा चीन का। अब मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हुए जो पहले चीन के दुश्मन, आसपास में जितने दुश्मन देश थे, मंगोलिया, कोरिया, उन सब देशों, जापान, उन देशों की यात्रा किए जो उनके दुश्मन देश थे। चीन पूरा बलबिलाया। अब बोल मोदी जी को फोन किया, क्या कर रहे हैं आप, अभी तक आपका प्रधानमंत्री सब हमारे देश में पहली बार यात्रा की, कहाँ मेरे दुश्मन देश में घूम रहे हैं आप। बोला कि हमारे लिए तो सब मित्र हैं, आप भी मित्र हैं, अगली बार आपके देश में आएंगे। हम तो ये सब सोचे नहीं थे, अब आप निगेटिव बात लेके चलते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। पर निगेटिव बात नहीं, वो अंदर से किया गया था ये काम। दौड़ के राष्ट्रपति भारत आए। चीन के
पूरे इतिहास में अभी तक 4 बार चीन के राष्ट्रपति भारत आए हैं, 4 बार, जिसमें 2 बार नेहरू से लेकर मनमोहन तक 2 बार, और अकेले मोदी जी के काल में 2 बार। काहे आ गया? कारण है गुरु। यदि कोई आपको ज्यादा तंग कर रहा है ना, टेंशन दे रहा है ना, तो उसके दुश्मन के यहाँ बैठना बहुत शुरू कर दीजिए। आप 2 मिनट में लाइन पे कुछ नहीं, बैठना शुरू कर, चाय पीना शुरू कर दीजिए खाली, फिर देखिए वो कैसे छटपटाता है। यही रूल है समाज का। जो आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करे ना, तो उसके जो सबसे मैंने प्रिय व्यक्ति है, सबसे वो व्यक्ति, उसके साथ बैठना बंद कर दे। विरोधी व्यक्ति बस बैठना बैठ जाए। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। नहीं जी, कुछ मामले में तो ठीक है ही, नेहरू जी कबूतर उड़ाना था। चलिए लिखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, वहां पर मोदी जी क्या किए हैं? स्कूबा ड्राइविंग। क्या किए हैं? तो क्या होता है वो? पानी के अंदर जाना होता है और जाके मछलियों से बात करना होता है ना। तो लिखिए, लक्षद्वीप इसका बेस्ट एग्जांपल है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। और मालदीव और मिनीकोय के बीच कौन सा चैनल है? 8 डिग्री। और मिनीकोय लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री। इसे पढ़ाए थे एक दिन हम। अच्छा, और 10 डिग्री किसके बीच है? अंडमान और निकोबार, खासकर छोटा अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच में। अच्छा ये बताओ, डंकन पास किस में है? साउथ अंडमान में कि मिडिल अंडमान में, किस में है? कि लिटिल अंडमान में? डंकन पास किसके बीच है? बताए थे आपको एक ट्रिक, DSL। डंकन पास साउथ लिटिल, मैं बताया था ट्रिक। ये सब कॉपी में पड़ा हुआ है ना। और उसमें सब पे पानी गिरा दिया आप लोग, और जैसे अचार में भुआ लग जाता है वैसे भुआ लग गया सब में। क्या बढ़िया से तेल उल डाल के हम अचार लगाए थे, लेकिन आप उसको सही से इज्जत नहीं किए। काहे नहीं किए? हम कोई काम दिए थे आपको अपना? केमिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सब पढ़ना है। कॉपी का चीज़ में याद होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होगा कि सर एक बात बताइए, कंडीशन में आप लिखवाए हैं कि अधिकतम 200 मीटर तक ही बन सकता है प्रवाल भित्ति। कंडीशन, अब कहिएगा ना जी, कंडीशन में तो आप लिखवाए हैं कि 200 मीटर तक ही प्रवाल भित्ति बन सकता है, तो सर ये 1000 मीटर गहराई पर कोरल लैगून है, तो इतनी गहराई में कोरल रीफ कहाँ से आया? सवाल पूछेंगे ना जी, पूछे। आपके तरफ से हमें को पूछना पड़ेगा, आप तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग क्लासों में ठीक से नहीं बैठते हैं। का पता नहीं कहाँ कहाँ सोच रहे हैं। भाई पूछिएगा सवाल कि सर 200 मीटर तक जब प्रवाल भित्ति बनता है तो लैगून की गहराई 1000 मीटर तक कैसे है? 1000 मीटर लैगून गहराई है, मतलब उतनी गहराई तक प्रवाल भित्ति भी है। तो इतनी गहराई में प्रवाल भित्ति आए कहाँ से? इस जवाब को देने के लिए कौन आएंगे? चार्ल्स डार्विन। इस सवाल को उत्तर कौन देंगे? डार्विन। हम भी सही है, कंडीशन भी सही है, और 1000 मीटर तक कोरल रीफ मिल रहा वो भी सही है। तो जब 200 मीटर तक प्रवाल भित्ति बन सकता है तो उतनी गहराई में कोरल रीफ कहाँ से मिलेगा? इसका उत्तर देंगे चार्ल्स डार्विन। वही डार्विन जिन्होंने सिद्धांत दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति का सिद्धांत अपने बारे में पढ़ा होगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। जो व्यक्ति योग्य होगा, फिट होगा, वही सर्वाइव करेगा, वरना प्रकृति उसे मिटा देगी। किसने कहा? डार्विन। तो डार्विन महोदय ने एक सिद्धांत दिया कोरल रीफ के बारे में, उसका नाम था भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति नहीं, सॉरी, सबसिडेंस थ्योरी, सबडिस्टेंस थ्योरी हिंदी में बोलते हैं क्या? अवतलन सिद्धांत, भू अवतलन सिद्धांत। हो गया? क्या बोलो, कोई बात है तो बताओ। किसने दिया? डार्विन। पर कब दिया? 1838 में, और बाद में इसी में संशोधित किया 1842 में। हाँ, डार्विन कहाँ से थे? जर्मनी से थे। डार्विन कहाँ से थे? जर्मनी से। डार्विन का 3 गो चेला भी था, डेविस, डाना, डेली। डी के चेला ट्रिपल डी। डार्विन के चेला डी मतलब डार्विन, ट्रिपल डी, डेविस, डाना, डेली। चेला, इस नाम है, विदेशी नाम है ना, कैसा कैसा नाम वाला बात नहीं है। डेविस, डाना, डेली। और जो सुनो, ये जो सिद्धांत दिए ना, इनकी किताब में नहीं छपा, इनके चेला की किताब में छपा। इनका जो चेला था डेविस,
उसी का एक किताब था द कोरल रीफ प्रॉब्लम, उसी में एक सिद्धांत छापा गया। द कोरल रीफ प्रॉब्लम किताब का नाम था, डेविस की पुस्तक थी, उसी में इस सिद्धांत को छापा गया। डेविस अमेरिका के थे। बड़े बड़े लोग किसी भी देश में जाकर पढ़ते रहते हैं, नहीं, अमेरिका के डेविस थे और जर्मनी के गुरु जी थे, पढ़ा के। अमेरिका के इतिहास रहा, मिस सैंपल थी एक, अमेरिका की थी, इंग्लिश के लिटरेचर में पीएचडी थी, इंग्लिश में पीएचडी, और उसको एक किताब मिल गया हाथ में। उस किताब का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी किताब का नाम था, एंथ्रोपोजोग्राफी। ये किताब था रैडजेल का, जर्मनी के बहुत बड़े विद्वान थे रैडजेल। वो किताब कौन पढ़ ली? मिस सैंपल। और इकलौती बेटी थी पिता की, पिता से जिद की कि हम जर्मनी जाएंगे, जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा उससे पढ़ेंगे हम। पिता बोले कि तुम पीएचडी की हो, कितना बढ़िया, लेक्चरशिप की तैयारी करो, नौकरी करो, कहाँ जर्मनी जाने के फेरा में लगी हो, एक ही पुत्री हो। तो इकलौता के साथ प्रॉब्लम नहीं रहता है, पिता उसे जाने नहीं देता। अब इकलौता जो है जाने के लिए बेचैन रहता है कि हमको भागना है जी। इकलौता के लोग इतना जेल जैसा रखते हैं ना, बैरियर, वो बेचारा बाहर निकलने से बड़ाना रहता है। जिद कर दी पिता से, पिता ने आदेश दे दिया कि जाओ भाई जाओ पढ़ना। जर्मनी आई तो पता चला कि यहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है, लड़की का स्कूल अलग है, लड़का का स्कूल अलग है। जर्मनी में पहले कोई एजुकेशन नहीं था, अब धीरे धीरे शुरू हुआ है ना, तो वहाँ पर लड़कियों का अलग, बिल्कुल कोई स्कूल वहाँ कोई एजुकेशन में नहीं था। लड़की अलग लड़का अलग, और लड़की के स्कूल में लड़की प्रोफेसर और लड़का के स्कूल में लड़का प्रोफेसर, ये नियम था भी वहाँ। तो बोले कि अब गए ही रेडजेल पुरुष थे, महिला बोले कि रेडजेल की जेल भिजवाओगी क्या? हम नहीं पढ़ा सकते, जाओ उधर पढ़ो महिला के स्कूल में, चांसलर जेल भेज देगा, समझे। तो फिर चली गई चांसलर से मिलने। सोचिए कितना क्रांतिकारी लड़की थी, चांसलर से पूरा चिट्ठी दे के मिल आई। बोले कि हमको परमिशन दीजिए। तो इसके लिए अलग से केबिन बनवाया गया उसी लड़के के स्कूल में, अलग केबिन, अलग गेट, जिस गेट से लड़के निकले उस गेट से तुमको नहीं निकलना है। और उसमें पढ़ी जाके वो, सोचिए, तो सिर्फ पढ़ी नहीं, दिखावा नहीं की, उसने फिर 4 किताबें लिखी। ज्योग्राफी ऑफ मेटेरियल्स ही, ज्योग्राफी हिस्ट्री इन आवर ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफी ऑफ एशिया, सब घूमी वो पूरा पूरा भूमध्य सागर जितने देश सब में घूमी, फिर जितना भी एशिया महादेश में कई कंट्री में घूमी, और उसके बाद जो भी घूमी उसके बारे में लिखी। 4 किताबें लिखी उसने भूगोल पर। और उसे बोला जाता है अंतिम नियतिवादी। अंतिम नियतिवाद, आप जानते हो भूगोल में कॉन्सेप्ट है नियतिवाद, संभववाद, और एक और है जिसका नाम है नौ नियतिवाद। मतलब सुने होंगे डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और न्यू डिटर्मिनिज्म, सुना है? अरे लूसेंटो में दिया हुआ है ये सब चीज। तो ऐसा जब सब कुछ नेचर करेगा, इंसान के बस में कुछ नहीं है। इंसान जो करता है प्रकृति के अकॉर्डिंग करता है, प्रकृति जो चाहता है इंसान से करवा लेता है। इसको बोलते हैं नियतिवादी, डिटर्मिनिज्म। और पॉसिबिलिज्म, संभववादी क्या है? हम जो चाहेंगे वो करेंगे, प्रकृति से बेटर है। होटल का वेटर, कौन सा ब्रांड हमको उठाना है गिलास में, वो हम पर डिपेंड करता है ना कि वेटर बताएगा हमको। नेचर सिर्फ बेटर है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं नेचर में। इसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। संभववाद, तो लोगों ने सोचा यार संभववाद से तो पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, जे मन से करेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा दुनिया, और प्रकृति पर डिपेंड रहेंगे तो दुनिया आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो दोनों बर्बाद कॉन्सेप्ट है। बीच का रास्ता अपनाइए, रुको और जाओ, जाओ और फिर रुको और देखो पीछे कितना नुकसान कर दिया, उसको पूर्ति करो, फिर आगे बढ़ो। फिर देखो कितना 5 को पेड़ काटे तो 10 को पेड़ फिर लगा दीजिए, तब आगे बढ़िए। इसको बोल देता है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ नियतिवाद। इसी को बोलते हैं नौ नियतिवाद भी, न्यू डिटर्मिनिज्म। इसी को बाद में कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं, ब्रंट महोदय ने 1987 में 1987 में ब्रंट थे, ब्रंट कमीशन था, उसी ने पहली बार सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण किसने दिया? पहली बार ब्रंट ने दिया, ब्रंट कमीशन ने दिया 1987 में। इसी को पहले भूगोल में क्या बोलते थे? नौ नियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। मतलब पॉसिबल है सब कुछ करना, करिए, पर जो नुकसान किए उसको भरपाई भी करिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ बचे, ना कि सब समाप्त कर दीजिए, दुनिया को खत्म कर दीजिए आप, समझे? तो इसको बोलते हैं
तो भाई कौन दिया नियतिवाद? नियतिवाद दिया किसने? जर्मनी के भूगोलवेताओं ने। जर्मनी के भूगोलवेताओं ने क्या दिया? नियतिवाद, जिसमें हमबोल्ट, रैटजेल, रीटर, कार्ल रीटर, रैटजेल, हमबोल्ट जर्मनी के, और मिस सेम्पल जो रैटजेल से पढ़ी थी, अमेरिका की थी। इसको कहा जाता है अंतिम नियतिवादी, माने अंतिम नियतिवादी। इसके बाद कोई ऐसा भूगोलवेता नहीं आया जो नियतिवाद को सपोर्ट करता होगा। तो अंतिम नियतिवादी किसको बोलते हैं? मिस सेम्पल को, जो पूरा जाके पढ़ी थी वहाँ जाके उनसे। और मैं बता दूं कि रैटजेल ये भी नियतिवादी थे, लेकिन उन्होंने एक लाइन दिया था अपनी किताब में, एंथ्रोपोजोग्राफी में, कि राज्य जो होता है, सुनो, पहला ऐसा दुनिया का विद्वान जिसने राज्य को बताया जीव जैसा, देश को बताया, कंट्री को बताया जीव के जैसा। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है तभी जिंदा रहती है, उसी प्रकार एक राज्य को जिंदा रहना है, एक देश को जिंदा रहना है, तो अगल बगल के देशों पर कब्जा कर लेना होगा, तभी वो देश जिंदा रह सकता है, वो राज्य जिंदा रह सकता है। राज्य एक जीव के समान होता है, मछली के समान होता है, बड़ी मछली के समान। जिंदा रहना है तो आसपास के सभी को निगल जाओ। ये रैटजेल ने पहली बार कहा था। ये किताब गलती से हिटलर के हाथ लग गया, गलती से पढ़ लिया हिटलर इस किताब को, कहा कि हाँ जर्मनी भी एक सही जीव है, इसको निगलना पड़ेगा अगल बगल के राज्य को। निगलना शुरू किया, हो गया दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व, एक छोटा सा कंसेप्ट क्या करा दिया? दूसरा विश्व युद्ध करवा दिया। और फिर संभववाद, ये शब्द किसने दिया? संभववाद शब्द दिया था फेब्रे। फ्रांस के भूगोल, जर्मनी के लोग जैसे नियतिवाद के जनक हैं, वैसे फ्रांस के लोग संभववाद के जनक है, पॉसिबिलिज्म के जनक हैं। अब पॉसिबिलिज्म शब्द पहली बार किसने दिया था? फेब्रे महोदय। और इसको आगे किसने बढ़ाया? तो बेडाल डी लाब्लास, फ्रांस में भूगोल के पिता इनको कहा जाता है। बेडाल डी लाब्लास ने संभववाद को आगे बढ़ा। फिर बहुत सारे डिमांजिया, डिमार्टोने, रैकलस, कई लोग थे इसमें शामिल। और इसमें आइएगा नौ नियतिवाद, दोनों के बीच का रास्ता, इसको किसने दिया? टेलर ने दिया। किसने दिया? टेलर ने दिया। ये सब जानते रहिए, सब जीके जीएस का चीज है, ये भूगोल उगोल का चीज नहीं है, हैं? अब सब नौ नियतिवाद चल रहा है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं जान रहे हैं आप। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ से आया? ब्रंट कमीशन से आया। तो भैया डार्विन ने सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत पर हम कल चर्चा करेंगे। और उसका जो कल नहीं, हमारी क्लास अब रेगुलर, जानते हैं कल भी लगेगी क्लास, हो सकता है कल नहीं लगेगी। हमारी क्लास रेगुलर अब होगी 18 के बाद, 19 से लेके लगातार केवल मेरी ही क्लास होगी, मतलब मेरे जगह पे किसी और की नहीं होगी, 19 से लेकर 30 तक। क्योंकि हमारा 18 को आ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, डीवी करवा लेंगे 18 को, उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग का रह जाएगा। तो 10 तुरंत नहीं करवाएगा, फरवरी के सेकेंड वीक में चांस है कि सबको ज्वाइनिंग कराए। तो हम 10 दिन 12 दिन जितना भी होगा रेगुलर 2-2 घंटे क्लास लेके अपना टॉपिक हम ख़त्म करेंगे। माने बिना ख़त्म किए हम अपना टॉपिक नहीं जाएंगे। जाना तो केवल हम ही को है, बाकी लोग तो अपना रहेंगे ही। ट्रेनिंग में चल जाएगा तो फिर तो पॉसिबल नहीं ना है भाई। इतना कड़ाई चल रहा है, के पाठक सर इतना कर दें।